नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। स्टूडियो में मैं ताबिश हुसैन और आशुतोष आपका स्वागत करते हैं और वक्त हो गया है न्यूज हेडक्वार्टर का। आइए करते हैं न्यूज हेडक्वार्टर की शुरुआत। पहली खबर आंध्र प्रदेश से लेते हैं, जहां आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से आज बड़ी खबर आई। यहां एक स्टील प्लांट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। स्टील प्लांट में यहां पर शोलों का कैसा तांडव दिखा, ये रिपोर्ट में आप देखिए। स्टील प्लांट में शोलों का तांडव देखिए। तबाही की आग में धधकते स्टील प्लांट को आग का गोला बनते देखिए। स्टील प्लांट के कोने कोने में आग का कलेजा खपाने वाला कहर देखिए। भीषण अग्निकांड की ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की हैं। स्टील प्लांट में भीषण आग लगी है। स्टील प्लांट आग के गोले की तरह लग रहा है। पहले तल्ले से लेकर तीसरे तल्ले तक आग ही आग नजर आ रही है। सुबह करीब 9 बजे स्टील प्लांट में अचानक आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनट में पूरा स्टील प्लांट धधकते तंदूर की तरह दिखने लगा। प्लांट में जैसे ही आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद स्टील प्लांट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि जब तक आग बुझी, स्टील प्लांट का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि स्टील प्लांट में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। अब उत्तर प्रदेश से आपको खबर दिखाते हैं। यूपी के हरदोई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक साथ कई दुकानों में यहां पर आग लग गई। जी हां, फायर ब्रिगेड ने कैसे मात्र 10 मिनट के अंदर आग पर काबू भी पा लिया, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी के हरदोई का सोल्डर बोर्ड चौराहा लपटों के कहर से थर्रा उठा। एक साथ कई दुकानों में भीषण आग लगी है। शोले तेजी से दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में ले रहे हैं। आग जितनी भीषण है, उतनी ही तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। चारों तरफ से आग पर पानी की बौछार की जा रही है। उधर सोल्डर बोर्ड बाजार में भड़की इस आग से अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने महज 10 मिनट के अंदर भीषण आग पर काबू पा लिया। हालांकि कुछ दुकानें तो जल गईं, लेकिन बाजार को जलने से बचा लिया गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की माने तो दुकानों में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। वहीं खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान के जोधपुर में आज बड़ा हादसा हुआ। यहां एक फैक्ट्री में आग लग गई और राहत की बात यहां पर यह रही कि फैक्ट्री में जरूरी उपकरण होने की वजह से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन यहां रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग के साथ धुएं की ये लपटें एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री से निकल रही हैं। आग ने एक बड़े दायरे को अपनी जद में ले लिया है। हर तरफ कोहराम मचा है। अफरा तफरी का माहौल है। आसमान में धुएं का गुबार है। हादसा राजस्थान के जोधपुर के पाली रोड की फैक्ट्री में हुआ। आग को बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियों को लगाया गया। राहत की बात यह रही कि फैक्ट्री में फायर सेफ्टी से जुड़े तमाम उपकरण मौजूद थे, लिहाजा शुरू में कर्मचारियों ने ही आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। उसके बाद फायर फाइटर्स की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। कर्मचारियों की मुस्तैदी की वजह से फैक्ट्री में कोई जनहानि नहीं हुई। यह आग सुबह 9:30 बजे लगी। फैक्ट्री मालिक ने बताया कि फैक्ट्री परिसर चारों तरफ से खुला होने की वजह से दमकल गाड़ियों को अंदर आने में दिक्कत नहीं हुई और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। अब आपको अमेरिका के ब्रुकलिन शहर से हादसे का एक वीडियो हम दिखाते हैं जो दर्दनाक भी है और खौफनाक भी है। देखिए, यहां 3 मंजिला इमारत, वहां भी आग लग गई जिसमें एक शख्स फंस गया, लेकिन निकलते वक्त कुछ ऐसा हो गया कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौत का वक्त आया और एक शख्स की 4 सेकंड में जान चली गई। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन से आए इस वीडियो में फायर फाइटर आग में फंसे एक शख्स को रेस्क्यू करने गया था। फायर फाइटर अपने काम में बहुत हद तक कामयाब भी हो गया। इमारत में फंसा शख्स बाहर निकल ही रहा था, तभी अचानक सीढ़ी फिसल गई और 4 सेकंड में पाकिस्तानी नागरिक आशिक हुसैन की नीचे गिरने से मौत हो गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ना तो फायर फाइटर कुछ कर पाए और ना ही आशिक हुसैन को बचा पाए।
पेशे से ड्राइवर 53 साल के आशिक इमारत में आग लगने के बाद तीसरी मंजिल से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। इमारत में धुआं भर रहा था। फायर फाइटर सीढ़ी के जरिए उनकी खिड़की तक पहुंचा था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। 4 सेकंड में मौत आशिक हुसैन को छूकर निकल गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू के समय किसी राहगीर ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। और अब आपको ब्रिस्टल की एक इमारत में लगी आग की तस्वीरें दिखाते हैं। इंग्लैंड के इसी शहर में लगी आग इतनी भयावह थी जिसे बुझाने में घंटों लग गए। यह आग एक अस्पताल में यहां पर लगी थी, जिसकी लपटों से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी मशक्कत के बाद हालात पर यहां काबू पाया गया। यह आग ब्रिस्टल के सेंट माइकल अस्पताल में लगी है। आग से निकले धुएं ने आसपास के आसमान को ढक लिया। आग लगने की खबर फैलते ही सबसे पहले मैटरनिटी वार्ड के मरीजों को बाहर निकाला गया। उसके बाद दूसरे मरीजों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। अस्पताल से उठी चिंगारी ने धीरे धीरे एक बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया और काला धुआं चारों तरफ फैलने लगा। अस्पताल में यह आग शाम 4 बजे के बाद लगी, जिसके बाद फायर फाइटर्स की टीम ने मोर्चा संभाला। सबसे पहले आसपास के लोगों को घटनास्थल से दूर जाने की हिदायत दी गई और घंटों की मशक्कत के बाद इस पर काबू पा लिया गया। मौके पर मौजूद अधिकारी ने बताया कि इस हादसे से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। माना जा रहा है कि अस्पताल में बिजली की खराबी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। उसके बाद अस्पताल की इमारत में आग लग गई। ब्रिस्टल पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के अवैध डे केयर सेंटर में लगी आग से 4 बच्चों की यहां पर मौत हो गई। जी हां, देखिए इस मामले में क्रच संचालक की लापरवाही सामने आई है और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन बहुत भयावह यह दुखद हादसा है। देखिए रिपोर्ट। आग से घिरी इमारत और उठता धुआं, बाहर खड़ी लोगों की भीड़, यह आग जानलेवा साबित हुई। इसमें फंसकर 4 मासूम बच्चियों की मौत हो गई, जिनमें सभी की उम्र 4 साल से कम थी। सोचकर भी अफसोस होता है कि कम उम्र में बच्चों ने जान बचाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन क्रच लगाने वाली महिला बाहर से दरवाजा बंद करके गई थी। इस मकान में करीब 32 लोग रहते थे। अवैध क्रच इसके एक कमरे में चल रहा था। बताया जा रहा है कि महिला अपने 2 बच्चों को लेकर बाजार गई थी और 4 बच्चियों को बंद कमरे में छोड़ दिया था। आग हीटर से लगी थी। अवैध बिजली कनेक्शन ने इसे और खतरनाक बना दिया था। बच्चों की मौत दम घुटने से हुई। यह घर साल 2022 से ही शहर की 50 खतरनाक इमारतों में शामिल था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी महिला फरार है। मामले की जांच चल रही है। ऐसे मामले में किसी भी प्रशासन के लिए करने को और बचता ही क्या है। उधर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आए दबाव की वजह से देश के कई हिस्सों में मानसून से पहले ही बारिश हो रही है, लेकिन मानसून की आमद का अभी इंतजार है। इस बार मानसून समय से पहले आने वाला है और उससे पहले ही कोची में बारिश भी शुरू हो चुकी है। पच्चीस मई तक मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के इस अनुमान की झलक केरल में दिखने भी लगी है। कोची सहित केरल के कई शहरों में आज जमकर बारिश हुई। झमाझम बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ, लेकिन साथ में कई जगह जाम की स्थिति भी नजर आई। केरल में आमतौर पर 1 जून तक मानसून दस्तक दे देता है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले 2009 में मानसून ने समय से पहले दस्तक दी थी, जब 23 मई को ही मौसम बदल गया था। इस बार मानसून 27 मई तक केरल के तट तक पहुंच सकता है। उत्तर भारत सहित देश के दक्षिणी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। ओडिशा सहित केरल और कर्नाटक में भी लगातार मौसम बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव की वजह से इस बार उत्तर भारत में भी मौसम ने करवट ली है। दिल्ली एनसीआर में आज भी तापमान में थोड़ी राहत महसूस की गई है। मौसम विभाग का अनुमान अगर सही हुआ तो देश के बड़े हिस्सों में गर्मी से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। देश के कई इलाकों में मौसम ने करवट बदली है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो बदले हुए मौसम की चपेट में आ गए हैं। ओडिशा में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ब्रह्मपुर सहित कई जिलों में लोगों के घरों के अंदर तक पानी दाखिल हो चुका है। सड़कों पर सैलाब, दफ्तरों के अंदर पानी, घरों के अंदर जल सैलाब।
बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों के बेडरूम तक पानी पहुंच चुका है। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को घर का सामान बेड पर रखना पड़ रहा है और उसी पर रात भी गुजारनी पड़ रही है। ये तमाम वीडियो ओडिशा के हैं, जहां के कई जिलों में मूसलाधार हुई बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी और उनके नकारेपन का खामियाजा आम शहरी भुगत रहे हैं। लोग खुद घरों का पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना पानी भर चुका है जिसे निकालने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। अब जरा सड़कों का हाल देखिए, हर तरफ पानी है और सैलाब की जद में कई गाड़ियां भी आ चुकी हैं। ओडिशा के गंजाम जिले का और बुरा हाल है, जहां लोगों को घुटने भर पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो देखिए, देश के कई हिस्सों में बेमौसम बरसात का दौर जारी रह सकता है और मौसम विभाग ने शनिवार के लिए भी कई जगहों पर अलर्ट जारी किया है। अब ये भी आप जान लीजिए कि शनिवार को देश के किन किन हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सकता है और हाल मौसम का क्या रहने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि आशुतोष, जो दक्षिण भारत है वहां पर बारिश होने की संभावना ज्यादा है। बिल्कुल, कर्नाटक से शुरुआत कर देते हैं। जैसे कर्नाटक भारी बारिश की वहां पर आशंका है, तूफान की भी आशंका है और 23 जिलों में ताबिश, इसको लेकर येलो अलर्ट भी है। इसके अलावा केरल में भी आप देखिए भारी बारिश यहां पर हो सकती है। रेड और ऑरेंज अलर्ट यहां पर बारिश के लिए जारी किया गया है। जबकि आंध्र प्रदेश में आंधी तूफान की आशंका है और भारी बारिश का भी वहां अनुमान है। महाराष्ट्र में भी बारिश, मानसून की बारिश से पहले ये भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। लोगों को भारी बारिश की संभावना यहां पर है और तेज हवाओं का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। जबकि असम की बात करें तो हल्की बारिश की संभावना है, बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। और पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है? पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही लोगों को मौसम दिखेगा। यहाँ पर भी भारी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं और इसके लिए लोगों को यहाँ पर तैयार रहना चाहिए। जबकि पंजाब की बात कर लें तो बूंदाबांदी की संभावना है। धूल भरी हवाओं का भी सामना आपको करना पड़ेगा। और दिल्ली एनसीआर में क्या? दिल्ली एनसीआर में तो देखा लोगों ने किस तरह की आंधी यहाँ पर देखने को मिली थी और आने वाले कुछ दिनों में भी आपको शायद ऐसा मौसम दिखे, आंधी और तेज हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं। जबकि राजस्थान लू का अलर्ट है, गर्मी बहुत हाई रहेगी, टेम्परेचर पूरा हाई रहेगा। जम्मू कश्मीर में हीट वेव का भी अलर्ट है। और बिहार भी, अगर आप वहां रहते हैं तो आप ध्यान रखिए, तेज आंधी वहां पर चल सकती है, बारिश और ओले भी वहां पर गिर सकते हैं। इसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड की बात कर लें तो बारिश की वहां भी संभावना है, तेज हवाओं का अलर्ट है। और ओडिशा में क्या स्थिति है? ओडिशा में भी मौसम खराब रहेगा, यहाँ पर भी बिजली गिर सकती है। यानी लगभग पूरे देश में ही ऐसा हाल है कि मौसम आपको थोड़ा परेशान कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, कहते हैं ना, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उस वक्त हंगामा हो गया जब अवैध कॉलोनियों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला और प्रशासन ने यहां पर अवैध रूप से बनी इमारतों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। ये रिपोर्ट आप देखिए। बुलडोजर का एक एक अटैक देखकर इलाके में लोगों की सांसें रुक गई। लाखों रुपए लगाकर लोगों ने इस इमारत को अपनी गाड़ी कमाई से खड़ा किया था। जब बुलडोजर का अटैक हुआ तो उनके दिल पर सांप लौट रहा था। ये वीडियो मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर मार्ग का है, जब प्रशासन के आदेश के बाद मौके पर बुलडोजर पहुंच गया। सड़क पर सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी रही और बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया। दरअसल प्रशासन ने इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। जाहिर है इसका जमकर विरोध भी हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। प्रशासन ने लीज शर्तों के उल्लंघन करने वाली संपत्तियों पर कार्रवाई की। इससे प्रभावित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। हालांकि बाद में अधिकारियों के समझाने के बाद लोग मान गए, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए महाकाल मंदिर मार्ग रुक गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में टॉप नक्सल नेता बसव राजू समेत 27 नक्सली मार गिराए गए थे। बिल्कुल, इस बड़ी कामयाबी के बाद डीआरजी जवानों के जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। देखिए जरा। अबुझमाड़ के जंगलों में बहादुर जवानों ने मुश्किल अभियान के दौरान 27 नक्सलियों को ढेर किया था। बसवराजू सबसे बड़ा नाम था, जिस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। बाकी मारे गए नक्सलियों को भी जोड़ दें तो मरने वालों पर कुल 12 करोड़ रुपए का इनाम था। जश्न में कई रंग थे, होली जैसा माहौल बना था, नारे भी खूब लग रहे थे। होली के साथ दिवाली जैसी रौनक भी थी।
जीत कर आए डीआरजी जवानों ने आतिशबाजी भी की। ये जवान तमाम खतरों के बीच अपनी जान को हथेली पे रखकर ऐसे अभियानों को कामयाब बनाते हैं। जहां कामयाबी है वहां जश्न तो लाजमी है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के समूल नाश की शपथ ली है। 24 घंटे पहले नारायणपुर में 27 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ। 1 करोड़ का इनामी बसवराज राजू भी इसमें शामिल था, जो मारा गया। और ये सब सुरक्षा बलों की बदौलत मुमकिन हो पाया है, क्योंकि आज सुरक्षा बलों को यहां पर सैल्यूट करने के लिए खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नारायणपुर में सुरक्षा बलों के कैंप पहुंचे। भारत के जो शूरवीर लाल आतंक से लोहा ले रहे हैं, जिन सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों में 27 से ज्यादा नक्सलियों का सफाया किया, आज उन्हीं वीर जवानों की बहादुरी और जज्बे को सीएम विष्णुदेव साय ने सैल्यूट किया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय नारायणपुर के बॉसिंग में बने सुरक्षा बलों के कैंप पहुंचे, सुरक्षा बलों के जवानों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया, खुद अपने हाथों से हर जवान को तिलक लगाया। एंटी नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने भारी हथियार बरामद किए। विष्णुदेव साय ने नक्सलियों से मिले हथियारों का भी मुआयना किया। ये सुरक्षा बलों की साहसी है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में नक्सल की जड़ें कमजोर हो रही हैं। 24 घंटे पहले नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के जंगलों में 27 नक्सली मारे गए थे, जिनमें 1 करोड़ का नक्सली बसवराज राजू भी शामिल था। भारतीय सुरक्षा बल एक तरफ बाहर के आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ घर के अंदर देश के दुश्मन नक्सलियों का सफाया करके बड़ी कामयाबी पा रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं कि नक्सलियों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों को कब और कहां पर कितनी कामयाबियां मिली हैं, क्योंकि नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन देश में चल रहा है। और यहां पर 9 फरवरी 2025 को बीजापुर में 31 नक्सली मारे गए थे और इस ऑपरेशन में लगातार तलाशा जा रहा नक्सलियों को। बिल्कुल, ये सिलसिला जारी है। 20 मार्च, थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं, 2025 में बीजापुर कांकेर 30 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया। 29 मार्च 2025 को सुकमा वो हिस्सा जहां 16 नक्सली मारे गए थे। और 14 मई को आप देखिए 2025 की ही, तो यहाँ पर करेगुट्टा के पहाड़ों पर जो एनकाउंटर हुआ उसमें 31 नक्सलियों को यहाँ पर मारा गया। इससे पहले 21 मई को यहाँ पर अबूझमाड़ में 27 नक्सलियों को ढेर किया गया। और अगले साल तक ये टारगेट है यहाँ पर आशुतोष के पूरी तरीके से नक्सलियों की जो समस्या है उसका सफाया यहाँ पर कर दिया जाएगा। बिल्कुल, वैसे भी गृह मंत्री अमित शाह बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं, भाई सरेंडर कर दो, ऑप्शन है आपके पास, उसमें राशि भी दी जाती है और कुछ भी सुविधाएं प्रदान की जाती है। अब गोली उठाओगे तो भाई गोली खाओगे, बंदूक उठाओगे तो। देश के सुरक्षा बलों के लिए बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान में बड़े नक्सलियों को भी ढेर किया गया इनामी। और अब ये भी आप जानिए कि सुरक्षा बलों ने किस किस बड़े नक्सली को यहां पर ढेर किया है, क्योंकि नक्सलियों के खिलाफ जो ये ऑपरेशन चल रहा है जाहिर तौर पर बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं। 16 जनवरी 2025 को यहां पर बड़े चौका राव उर्फ दामोदर को बीजापुर में ढेर किया गया। ये सचिव सीपीआई माओवादी का और तेलंगाना स्टेट कमेटी का और 50 लाख रुपए का इस पर इनाम था। जनवरी 2025 में चलपति गरियाबंद में इसको ढेर कर दिया गया। 90 लाख रुपए का इस पर इनाम घोषित था। 21 मई 2025 को नंबाला केशवराव उर्फ बसवराज, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अबूझमाड़ में इसको ढेर किया गया। 1 करोड़ इस पर इनाम था। बिल्कुल, तो ये बड़े नाम हैं जो यहाँ पर शामिल रहे हैं नक्सलियों में, जिनको यहाँ पर जिनका सफाया यहाँ पर किया गया है। आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन भी लगातार जारी है। सेना ने कसम खाई है कि चुन चुन कर आतंकियों का सफाया किया जाएगा, और करना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकवादियों के सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन है। रिपोर्ट देखिए। किश्तवाड़ के जंगलों में और कितने आतंकी, कहां छुपे हैं आतंकवादी? जमीन हो या फिर आसमान, आतंकियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों का सर्च ऑपरेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक चुन चुन कर एक एक आतंकी का सफाया नहीं हो जाता। खबर के मुताबिक किश्तवाड़ के इन जंगलों में 4 आतंकी छुपे हुए हैं और सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जंगल के सिंहपुरा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर के बाद सेना और पुलिस ने तलाशी अभियान छेड़ा है। 9 अप्रैल को सिंहपुरा के पास नेद गांव में 3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने ढेर किया था। तब कहा जा रहा था कि इस इलाके में अभी 1-2 आतंकी और बचे हैं, लेकिन इस मुठभेड़ में 4 आतंकियों के फंसे होने की खबर से कहा जा सकता है कि आतंकियों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है।
बुधवार को इन जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें सेना के एक जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान की एक और बेहद ही घटिया और शर्मनाक हरकत सामने आई है। दरअसल टर्बुलेंस में फंसी इंडिगो फ्लाइट को पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस में एंट्री नहीं दी। 220 यात्रियों की जान यहां पर मुश्किल में थी और इसके बावजूद पड़ोसी देश का ये रवैया यहां पर बहुत शर्मनाक रहा। इसे सबसे शर्मनाक रवैया करार दिया जा सकता है। ये इस बात को बताता है कि एक देश इस हद तक दुश्मनी चाहता है जहां इंसानियत के तकाजे भी दरकिनार कर दिए जाएं। बुधवार को दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 अचानक तेज टर्बुलेंस में फंस गई। हालात बिगड़ते देख पायलट ने लाहौर एटीएस से पाकिस्तानी एयर स्पेस में कुछ देर प्रवेश की इजाजत मांगी, लेकिन पाक ने इसे खारिज कर दिया। इस फ्लाइट में तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसदों समेत 220 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। खतरा सामने था। चलते विमान में चीख पुकार मची हुई थी। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने उस मंजर को बयां करते हुए कहा कि यह मौत को छूकर लौटने जैसा था। हालात की गंभीरता को देखते हुए फ्लाइट की श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अच्छा ये रहा कि विमान को थोड़ा नुकसान पहुंचने के बाद भी सभी यात्री सुरक्षित हैं। डीजीसीए मामले की जांच कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कूटनीतिक अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। और देखिए, आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत पाकिस्तान को वैश्विक संस्थाओं से वित्तीय मदद के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहा है। पाकिस्तान को दुनिया की संस्थाओं से पैसा मिलेगा तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा, ये भारत का मानना है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाक को ऐसी मदद ना मिले, उसके लिए बड़े पैमाने पर कूटनीतिक तैयारियां हैं। जून में वर्ल्ड बैंक की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें भारत पाकिस्तान को किसी भी वित्तीय मदद का विरोध करेगा। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान को मिलने वाला विदेशी फंड आतंक और हथियारों की खरीद में इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में FATF में भारत पड़ोसी देश को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की पहल करेगा। सूत्रों का दावा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की IMF प्रमुख से इस मामले में पहले ही बात हुई है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को फंड देने पर आपत्ति जताई थी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है। पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर जवाब दिया गया है, लेकिन अब उसे आर्थिक पहलू पर घेरने की कोशिश है। इसके पहले भी आपको बता दें, पाकिस्तान को कई बार ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद उसे हटा दिया गया। अब आपको यह भी हम बताते हैं कि पाकिस्तान को कब कब ग्रे लिस्ट में यहां पर डाला गया है और कब कब इससे हटाया गया है, जब दिखावे के एक्शंस उनकी तरफ से लिए गए, लेकिन इस बार शायद ये इनके काम नहीं आएगा। 2008 माफ कीजिएगा, जब पहली बार ग्रे लिस्ट में FATF की पाकिस्तान शामिल हुआ था। 2009 में ग्रे लिस्ट से हटा लिया गया, 2012 से 15 के बीच ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल कर लिया गया और 2018 में ग्रे लिस्ट में इसको दोबारा डाला गया था गैप के बाद। और 2022 में एक्शन लेने की बात पाकिस्तान ने की, वो दिखावे की कार्रवाई जो उनकी तरफ से होती हैं, तब ग्रे लिस्ट से इसको हटाया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से विदेशी मदद का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंक को पालने पोसने में करता है। और ये दुनिया बखूबी जानती है कि पाकिस्तान भिखारी पाकिस्तान भीख से के बूते ही जी रहा है। अगर भीख में रुपए ना मिले तो पाकिस्तान की तबाही कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। अब ये भी आप जानिए कि ग्रे लिस्ट में आने के बाद पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, जिसकी चर्चा अब यहां पर चल रही है कि एक बार फिर से इस देश को ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान यहां पर आर्थिक मोर्चे पर होगा। आर्थिक मदद में पाकिस्तान को मुश्किल आएगी, जिसके भरोसे अर्थव्यवस्था चलती है उनकी। बिल्कुल, लोन के भरोसे तो है, उसी को भीख कहा जाता है। देखिए, विश्व बैंक से लोन मुश्किल, एशियाई बैंक से लोन बेहद मुश्किल और यूरोपीय संघ से भी लोन मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और विदेशी निवेश में भी वहां पर कमी आएगी। वैसे तो कितना निवेश उनके यहाँ होता है ये तो दुनिया भर के निवेशक ही जाने, लेकिन ऐसे देश में ये हालात अगर पैदा होंगे तो जाहिर तौर पर एक दबाव आर्थिक तौर पर भी यहाँ पर इनके सामने खड़ा होगा। और साथ ही ताबिश ये भी बता देते हैं कि 2008 में जब ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया तो 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आयात निर्यात पर इसका प्रभाव देखने को मिला। बिल्कुल। क्रेडिट रेटिंग में भी गिरावट इसकी दर्ज की गई थी। कूटनीतिक नुकसान पाकिस्तान का हुआ था और एक बार फिर से उन्हीं चुनौतियों का सामना इस देश को करना पड़ सकता है जिस तरह की हरकतें इनकी रही। वैसे भी चुनौतियों से निपटा जा सकता है। लेकिन चलिए, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में BSF जवानों का हौसला बढ़ाने उनके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और गृह मंत्री ने यहां पर सेना की जमकर तारीफ भी की। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि BSF ने बेहतरीन यहां पर काम किया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हुए कार्यक्रम में बीएसएफ जवानों की जांबाजी की खूब तारीफ की। आज ये अलंकरण समारोह एक प्रकार से ऐसे समय हुआ है जब बीएसएफ और सेना ने एक अप्रतिम शौर्य का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने प्रस्थापित किया। उन्होंने कहा कि बहादुर जवानों ने पाकिस्तान सीमा में घुसकर गोली का जवाब गोले से दिया। 9 तारीख को भारतीय सेना ने उनके एयरबेस पर हमला कर एक प्रखर और कठोर जवाब देकर उनकी मारक क्षमता, हमारी मारक क्षमता का परिचय कराया और उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी खोखला साबित करने का काम किया। देश की हिफाजत में बीएसएफ जवानों का रोल अहम है। ये वो बहादुर जवान हैं जो सरहद के सबसे करीब सबसे ज्यादा खतरे का सामना करते हुए देश की रक्षा करते हैं। अयोध्या पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के खत्म होने का समय आ चुका है। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा कि पाकिस्तान को एक दिन आतंकवाद ही ले डूबेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भविष्यवाणी की है कि पाकिस्तान 75 साल तक बहुत जी चुका है, अब इसके खात्मे का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को मारा था, उसके बदले में 124 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सीएम ने कहा कि पाकिस्तान अपने गुनाहों की सजा पा रहा है और आतंकवाद को शरण देने वाला देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो वो कृत्रिम होता है और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसके किसकी दायित्व। अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में बने श्री हनुमत कथा मंडप का लोकार्पण भी किया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कुरुक्षेत्र नगर परिषद थानेसर की बैठक से पहले आज जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा और बीजेपी पार्षद प्रतिनिधि के बीच हाथापाई हो गई। ताबिश बिल्कुल, यहां पर बैठक में आए अन्य पार्षदों के बीच बचाव करके दोनों को यहां पर अलग किया है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने पार्षद प्रतिनिधि के बैठक में आने का विरोध किया था और इसके बाद दोनों के बीच बहस हुई और फिर दोनों कुर्सी से उठकर आपस में उलझ गए। तस्वीरें आप देखिए किस तरह का मंजर वहां पर था। झगड़ते हुए ये नेता यहां पर नजर आए। देखिए, वीडियो देखिए, आ गया है। ये बैठक चल रही है और बैठक के बाद हाथापाई हो गई और शोर शराबा सुनकर कांग्रेस विधायक के सुरक्षाकर्मी अंदर आए और विधायक को छुड़वाया गया। देखिए जरा, सुनिए, देखिए। हर साल मैंने दिया तेरे को। देखिए, ये बहस आप देख रहे हैं और बहस वहां तक पहुंच गई, नौबत हाथापाई तक। नगर परिषद थानेसर कांग्रेस एमएलए और पार्षद प्रतिनिधि आपस में भिड़ गए। इसमें महिलाएं भी शामिल थी, गुत्तम गुत्ती जिसे कहते हैं आप। देखिए, फिर हाथापाई तक नौबत पहुंच गई है। इसमें बुजुर्ग लीडर्स भी हैं, लेकिन किस तरह से ये हाथापाई हुई है वो तस्वीरें सामने आ गई हैं। देखिए जरा। झगड़े की एक और खबर आपको दिखाते हैं। हम रुड़की में 2 दिन पहले 2 गुटों के बीच हुए झगड़े में एक शख्स की यहां पर मौत हो गई थी। खूनी झड़प का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है जो काफी वायरल हो रहा है। जितने लड़ने वाले उससे ज्यादा छुड़ाने वाले, लेकिन झगड़े पर आमादा लोग युवा थे और बीच बचाव करने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग। फिर लड़ाई कैसे खत्म होती? दरअसल 2 दिन पहले बारात की बस में युवाओं का झगड़ा हुआ था, जिसने बाद में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों पक्षों में चाकूबाजी भी हुई, जिसमें समर खान नाम के एक युवक की जान चली गई। 3 बुरी तरह से घायल हुए। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज से मिले सबूत के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जरा सोच कर देखिए, आपस में भिड़ने वाले ये दोनों पक्ष एक साथ बारात में शामिल होने जा रहे थे, एक ही बस में बैठे थे, कोई दुश्मनी का मामला नहीं था। किसी छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू हुआ होगा जो इतनी बड़ी वारदात में तब्दील हो गया।
और अब खबर बिहार से, जहां बिहार के वैशाली में खाकी दागदार हुई है। पुलिस वालों ने यहां एक दुकानदार को पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। और खाकी की दबंगई का पूरा किस्सा क्या है, ये सीसीटीवी कैमरा यहां पर बयां कर रहा है। खाकी की दबंगई का ये वीडियो वैशाली के हाजीपुर का है। सदर अस्पताल के गेट के ठीक सामने एक पुलिस वैन नजर आ रही है। सफेद शर्ट में खड़े शख्स से पूछताछ चल रही है। तभी अचानक पुलिस वाले नौजवान को बेरहमी से पीटना शुरू करते हैं। जिस शख्स की पिटाई हो रही है उसका नाम सोनू पंडित है। सोनू सदर अस्पताल के करीब चाय की दुकान चलाता है। आरोप है कि पुलिस वालों ने पहले दुकान पर चाय पी, फिर दुकान बंद करने की धमकी दी। यहाँ तक कि गले से 5,000 रुपए तक निकाल लिए। विरोध किया तो युवक को बेरहमी से पीट दिया। वो 112 आए थे और बोले कि दुकान नहीं लगाना है कल से। हमको क्यों नहीं लगाना है? तो बोल रहा है कि तू रंगदार है रे। गाड़ी देने लगे, मारने के स्टार्ट कर दिए। उसके बाद भी ये भी धमका है कि बिहान से दुकान नजर नहीं आना चाहिए, अगर आया तो मार के फेंक देंगे। पुलिस की पिटाई में सोनू को गंभीर चोटें आई हैं। वो मेडिकल का पर्चा हाथों में लेकर न्याय की गुहार लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक शख्स की जान लेने के लिए बदमाशों ने ऐसा तरीका अपनाया जिसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाए। एक शख्स ने झगड़े के बाद आरोपी पति पत्नी ने ट्रक के पहियों के सामने फेंक कर उसकी जान ले ली। सीसीटीवी की ये तस्वीरें देखिए। विनोद धुरिया नाम के शख्स का गुलाब अहिरवार और उसकी पत्नी के साथ किसी बात पर झगड़ा होता है। दोनों मिलकर विनोद से मारपीट करते हैं और इसके बाद उसे चलते ट्रक के पिछले पहिए के सामने फेंक दिया जाता है। दुकान पे झगड़ा हुआ है थोड़ा सा, तो झगड़ा होने के बाद गुलाब सिंह ये अहिरवार जो है, इसने झगड़े से चलते हुए ट्रक में पीछे वाले पहिए के उस पे इसका सर रख दिया, जिससे वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को अहम सबूत मान रही है। आरोपी महिला की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। जो ट्रक है वो कब्जे पुलिस है, ड्राइवर भाग गया है, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसके अलावा जो 2 अभियुक्तगण हैं उसमें से जो पत्नी है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। जरा सी बात इतनी बिगड़ गई कि किसी की जान ले ली। ऐसा गुस्सा और गुनाह करने वाले जब जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे जाते हैं तब उन्हें पछतावा होता है। लखनऊ में इंसानियत शर्मसार हुई है। वहां 1.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया है। बहुत दुखद घटना, और देखिए समाज किस तरफ से जा रहा है। वहशियाना हरकत का यह आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में है। 1.5 साल की जिंदगी क्या होती है, न दुनिया की फितरत की समझ, न अच्छे बुरे का फर्क पता। जो गोद में उठा ले वही अपना। लेकिन क्या कीजिएगा, समाज में ऐसे दरिंदे भी हैं जो ऐसी मासूम जिंदगियों को भी रौंद डालते हैं। मामला लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र के मामपुर इलाके का है। आरोपी चंदन पांडे बच्ची को खिलाने के बहाने अपने घर ले गया था। उसकी चीख सुनकर मां भाग पहुंची तो रेप होने का पता चला। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। नामित अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाइयां प्रचलित हैं। किसी की रूह तक को रौंद डालने पर आमादा ऐसे आरोपी इसी समाज में जीते हैं। हमारे आसपास ही बसते हैं। बस जरूरत है छोटे बच्चों के साथ बेहद सतर्क रहने की, ऐसे दरिंदों पर नजर रखने की। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए जो नजीर पेश करें। इंदौर की शूटिंग एकेडमी में छेड़छाड़ के आरोपी कोच मोहसिन खान के खिलाफ 2 और लड़कियों ने एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस को यहां पर आशंका यह है कि आरोपी नकली नोटों के काले कारोबार से भी जुड़ा हो सकता है। एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ पुलिस केस और मजबूत हो रहा है। गिरफ्तार मोहसिन खान के खिलाफ 2 और लड़कियों ने यौन उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज करवाई है। अन्नपूर्णा थाने में दर्ज शिकायत में मोहसिन के मकान मालिक के खिलाफ भी जांच की मांग की गई है। युवती ने विगत वर्ष छेड़खानी किए जाने के संबंध में अपनी बात बताई है और उसमें उन धाराओं में प्लस एट्रोसिटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। मोहसिन के काले कारनामों की लिस्ट लंबी है। उसके मोबाइल फोन की जांच के दौरान कुछ संदिग्ध चैट्स मिली हैं, जिसमें उसकी गुजरात के किसी मोबाइल नंबर से बात चल रही थी। उन चैट्स के आधार पर पुलिस को आशंका है कि वो नकली नोटों के अवैध धंधे से भी जुड़ा है।
खाकी अमला उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की तैयारी कर रहा है। ड्रीम ओलंपिक शूटिंग रेंज नाम ही ऐसा कि युवा लड़के और लड़कियां अपने सपनों के लिए यहां खिंचे चले आए और इस चमक धमक के पीछे एक शख्स अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक भालू की मूवमेंट यहां पर देखी गई। आखिर रिहायशी इलाके में सालों बाद कहां से आ गया यह भालू? रिपोर्ट। भागो भागो भालू आया। जी हां, सन्नाटे को चीरते हुए अचानक भालू दिखा तो कुछ ऐसी ही आवाजें इन फिजाओं में गूंजने लगी। खौफ ऐसा कि पूछिए मत। देखिए भागता हुए भालू कैसे रिहायशी इलाके में घुस गया और लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। यह वीडियो राजस्थान के विश्वविख्यात चित्तौड़गढ़ दुर्ग का है, जहां तलहट्टी में यह भालू देखा गया। एक बार तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि यहां भालू भी आ सकता है। यहां ड्यूटी पर सिक्योरिटी गार्ड ने इसका फोटो और वीडियो बनाया। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भालू बसी सेंचुरी इलाके से आ सकता है। सालों बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहट्टी में भालू दिखाई देना लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। हालांकि जब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया तो भालू आवाज सुनकर लौट गया, लेकिन अभी भी भालू का खौफ खत्म नहीं हुआ है। और अब बात छत्तीसगढ़ के कांकेर शहर से आई एक ऐसी तस्वीर की जो प्रकृति और मातृत्व का अनूठा संगम है। इस वीडियो में आप देखिए कि यहां पर किस तरह की तस्वीरें थी जो दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर करते हैं। क्या आपने ऐसा नजारा पहले कभी देखा है? शायद नहीं देखा होगा। भालू की पीठ पर शावक की सवारी। प्रकृति की गोद में मातृत्व का एक अनूठा संगम है। यह वीडियो छत्तीसगढ़ के कांकेर शहर की है। जब लोगों की नजर इस पर गई तो वो भाव विभोर हो गए। इस वीडियो ने लोगों का ध्यान अचानक ही खींच लिया जब मादा भालू ने शावक को अपनी पीठ पर सवारी करवाई। गढ़िया पहाड़ के खूबसूरत वादियों और जंगल की ये तस्वीर वाकई मातृत्व का अनूठा नमूना है। मादा भालू शावक को पीठ पर सवार कर घूमती नजर आई। इस दिल को छू लेने वाले नजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस ममता भरी झलक को देखकर गदगद हो रहे हैं। गढ़िया पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता के बीच ये नजारा न केवल सैलानियों के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी एक अनमोल अनुभव बन गया। राजस्थान से सटी सीमा पर पाकिस्तान की ओर से नापाक कोशिशें लगातार जारी हैं। श्रीगंगानगर जिले से करोड़ों की हेरोइन और ड्रोन बरामद। हालिया तनाव में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर भारत में नशे के काले कारोबार को बढ़ावा देने में जुट गया है। हम सबूतों के साथ ये बात कह रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से लगी सरहद पर एक बार फिर पड़ोसी देश की साजिशें बेनकाब हुई हैं। सीमा पार से चल रहा है नशे का खेल। ये मामला अनूपगढ़ से सटी भारत पाकिस्तान सीमा का है। सरहद पर लगे तारों के नजदीक खेत से हेरोइन और ड्रोन बरामद हुए हैं। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 8 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। सीमा पर मुस्तैद बीएसएफ जवानों ने हेरोइन की खेप और ड्रोन को कब्जे में लिया। ये एक तरफा खेल नहीं है। देश में बैठे इंसानियत के दुश्मन पाकिस्तान में मौजूद नशा तस्करों के साथ मिलकर इस अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि नशा तस्करों के इस रैकेट पर नजर रखी जाए और इसे तोड़कर नापाक मंसूबों को नाकाम किया जाए। और अब खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, जहां भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस का अटैक हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के कई हिस्सों में फिलहाल कोरोना के 257 मामले सक्रिय हैं। हालांकि हालात नियंत्रण में अभी बताए जा रहे हैं। अब आपको हम ये भी बताते हैं कि देश भर में कहां पर कितने कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर चिंता लोगों को इसकी हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल इतने मामले यहाँ पर नहीं बढ़े हैं। केरल में 69 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 44 मामले अभी तक कोरोना के देखे गए। मुंबई 53 केस बताया जा रहा है और कुछ गंभीर मरीज भी हैं इसमें। तमिलनाडु की बात कर लें तो 34 केसेस रजिस्टर्ड हैं वहाँ। कर्नाटक में 8 केस मामले सामने आए हैं।
गुजरात में 6 सिर्फ मामले हैं, दिल्ली में भी 6 हैं, लेकिन दस्तक जरूर कोरोना ने दे दी है। हालांकि मामले भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के मामले आना जरूर लोगों की चिंता यहां पर बढ़ा रहे हैं। उधर सिंगापुर और हांगकांग में कोरोना में बढ़ोतरी के बाद भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्टनेस बढ़ा दी है। सावधानी के तौर पर मास्क पहनने, हाथ धोने, लक्षण दिखने पर टेस्ट कराने की सलाह दी है। वही याद करिएगा जो पुराने प्रोटोकॉल को हम लोगों को फॉलो करना होता था। बिल्कुल, तो इस एहतियात की सलाह के साथ एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है और कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सबसे बुरे हालात श्रीगंगानगर में है। यहां टेम्परेचर 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों में राजस्थान में और भीषण गर्मी पड़ेगी। राजस्थान गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर झेल रहा है। राजस्थान के आधे से ज्यादा जिलों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। उत्तर से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक गर्म हवाओं का दौर जारी है। कई हिस्सों में गर्मी ने सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। श्रीगंगानगर में तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। जोधपुर में 45 डिग्री, बीकानेर में 46 डिग्री, शेखावटी में 45 डिग्री, जयपुर में पारा 44 डिग्री को पार कर गया है। नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में सीवियर हीटवेव का दौर है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 47.3 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के अनेक भागों में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों में राजस्थान के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। हीट वेव लोगों के जमकर पसीने छुटा सकती है।